हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस संजय। आज के इस वीडियो में हम CTET दिसंबर 2021 एग्ज़ाम से 30 CDP क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पर्टिकुलर पेपर जो था वो 1 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, CTET दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम जो है वो शुरू हुआ 16 दिसंबर 2021 को और ये कंडक्ट किया गया टिल 21 जनवरी 2022 तक। यानी कि हमारे पास 23 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पेपर 1 है सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस होते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, तो इस सीरीज़ में हर एक सब्जेक्ट में हम 690 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये 690 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट CDP सिलेबस को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग रेट से ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो वेरी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं CDP क्वेश्चन पेपर्स में। पहला है प्रॉक्सिमोडिस्टल और दूसरा है सेफोलोकॉडल। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बोलता है कि बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो अंदर की तरफ शुरू होता है और बाहर की तरफ जाता है, और सेफोलोकॉडल ये बोलता है कि डेवलपमेंट जो है वो ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ बढ़ता है। यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो सेफोलोकॉडल प्रिंसिपल ये बोलता है कि पहले ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में स्पाइन का डेवलपमेंट होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बोलता है कि पहले अंदर के जो ऑर्गन्स है यानी कि जैसे कि स्पाइन वो पहले डेवलप होता है, फिर बाद में लिम्स यानी हाथ और पैर डेवलप होते हैं, उसके बाद में जो फिंगर्स और टोस है वो डेवलप होते हैं। यानी कि सेफोलोकॉडल ऊपर से नीचे की तरफ और प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की तरफ। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स को आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो फैमिली से सीखता है, वो जो अपने फ्रेंड से सीखता है, जो क्लास से सीखता है, जो अपने कम्युनिटी से सीखता है, जो भी सोशल और कल्चरल इनपुट्स या फिर नॉलेज उसको मिल रहा है या फिर इंटरेक्शन उसे मिल रहा है, तो उसका बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, चाइल्डहुड इज़ ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत इसलिए क्योंकि चाइल्डहुड को यूजुअली 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। तो ये 10 जो है इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस। ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत इसलिए क्योंकि बच्चे का जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है सोशल इंटरेक्शंस, यानी जो वो फैमिली से सीखता है, फ्रेंड से सीखता है, कम्युनिटी से सीखता है, तो उसके थ्रू उसके थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये नॉट जो है इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है। और लास्ट स्टेटमेंट है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स। ये डेफिनेटली गलत है क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 2 एस्पेक्ट से होता है। एक तो है नेचर यानी जेनेटिक्स, और नेक्स्ट नर्चर यानी कि जैसे उसको जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मिलता है, जैसे उसके फैमिली के थ्रू उसको सीख मिलता है, जो उसे कम्युनिटी से मिलता है, तो वो होता है नर्चर। तो नेचर और नर्चर दोनों पार्ट प्ले करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में। तो सोली डेवलपमेंट यानी सिर्फ जेनेटिक्स यानी नेचर के वजह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है। तो अगर चारों स्टेटमेंट्स को हम एवेल्यूएट करते हैं तो सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड व्हाट। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पहले समझना है कि ये जेनेटिक डिस्पोजिशन क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। ये है कि अगर बच्चे के दोनों पेरेंट्स शॉर्ट है और उसके दादा दादी नाना नानी भी शॉर्ट है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि बच्चा भी जो है वो शॉर्ट होगा। और अगर बच्चे के पेरेंट्स बहुत ही टॉल है, उसके दादा दादी या फिर नाना नानी भी बहुत ही टॉल है, तो प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा भी टॉल होगा। अब आपको कब पता चलेगा कि बच्चा जो है वो अपना मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका है? बच्चा अगर शॉर्ट है तो कब आपको पता चलता है कि हाँ बच्चा इतना ही बड़ा होगा, इससे ज़्यादा टॉल नहीं होगा? और कब आपको पता चलता है कि बच्चा जो है अब इतना टॉल है तो इससे ज़्यादा टॉल नहीं होगा? या फिर अगर
पहले से आप देख रहे हो बच्चे को बहुत ही शॉर्ट है, तो आपको अभी भी लगता है कि हाँ नहीं नहीं, आगे जाके ये बच्चा और भी ज़्यादा टॉल होगा। तो आपको कब पता चलता है कि बच्चे का मैक्सिमम हाइट रीच हो चुका है? जब बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन, यानी कि बच्चा जो है वो शॉर्ट होगा या फिर टॉल होगा, ये आपको कब पता चलता है? जब बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है मैच्योरेशन। डैश इज प्राइमरी एंड डैश इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है और दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है। अब ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फैमिली जो है वो हमेशा प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है, यानी कि बच्चे का पहला जो सोशल एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन होता है वो अपने फैमिली के साथ ही होता है। उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके सिबलिंग्स यानी भाई बहन हो सकते हैं, या फिर उसके एक्सटेंडेड फैमिली से हो सकता है, लेकिन फैमिली जो है वो हमेशा प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। और बाकी सारे जो चॉइसेस है, स्कूल, नेबरहुड, मीडिया, ये सारे जो है वो सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। अब पहला ऑप्शन में फैमिली प्राइमरी है और स्कूल सेकेंडरी है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो मीडिया जो है वो सेकेंडरी है और फैमिली जो है वो प्राइमरी है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं होता, तो इसे निकाल देंगे। नेक्स्ट, स्कूल सेकेंडरी है, मीडिया भी सेकेंडरी है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और लास्ट वाला मीडिया सेकेंडरी ऑप्शन और नेबरहुड सेकेंडरी ऑप्शन है, तो ये भी गलत चॉइस है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो फैमिली जो है वो हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है और बाकी जो सारे ऑप्शंस है वो सेकेंडरी एजेंट्स या फिर सोर्सेस ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर ए 7 और 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड्स मॉरल डिसीजंस, यानी कि एक 7 या 8 साल के बच्चे को अगर एक मॉरल डिसीजन लेना है जिस डिसीजन में उसको राइट और रॉन्ग के बीच में चूज़ करना है, राइट, तो वो किस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, तो उसका डिसीजन इनमें से कौन से प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ये हमें डिसाइड करना है। अब यहाँ पे 7 या 8 साल के बच्चे की बात हो रही है और एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा जो है उसको उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो चुराना नहीं चाहिए, राइट, और चुराओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो ये बच्चा जो है एक दिन एक गार्डन में जाता है। गार्डन में उसको एक मैंगो ट्री दिखता है जिसमें कुछ मैंगोस लगे हुए हैं। अब उसे मालूम है कि ये मैंगोस उसके नहीं हैं, किसी और के हैं, राइट, और बच्चे को मैंगोस खाने का बहुत ही मन करता है। तो अब बच्चे को ये डिसाइड करना है कि इस पेड़ से मुझे मैंगोस निकाल के खाने हैं कि नहीं, राइट। तो बच्चा किस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है? अब यहाँ पे 7 या 8 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो इस उम्र में क्या बच्चा सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस के बारे में सोच रहा है? नहीं। क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस के बारे में सोच रहा है? डेफिनेटली नहीं। और क्या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के बारे में सोच रहा है? डेफिनेटली नहीं। इस उम्र में बच्चा सिर्फ ये सोच रहा है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि ऐसे कोई भी पेड़ से कुछ भी चुरा के नहीं खाना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी चुराना नहीं चाहिए। तो वो पेरेंट्स के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको ओबे करने के बारे में सोच रहा है, उसके बेसिस में डिसीजन ले सकता है। या फिर पनिशमेंट के डर से वो कुछ डिसीजन ले सकता है कि अगर मैं ये पेड़ से फ्रूट्स निकाल के खाऊंगा तो शायद मुझे पनिशमेंट मिलेगा, राइट। तो 7 या 8 साल के बच्चे के मॉरल डिसीजंस, राइट और रॉन्ग डिसीजंस जब लेना है तो वो सिर्फ पनिशमेंट और ओबीडियंस के बारे में सोच रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके नीचे टेबल में जो और भी जो डिटेल्स दिए गए हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चंस यूजुअली क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आप वीडियो को रोक के यहाँ पे ये इनके बारे में इस टेबल से एक बार पढ़ लीजिए। बट इस क्वेश्चन का आंसर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है। सीरिएशन इन जॉन पियाजे थियरी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पियाजे के थियरी के अनुसार सीरिएशन का मतलब क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सीरिएशन का मतलब है अरेंजमेंट इन सीरीज, यानी कि अगर आप बच्चे को कुछ ब्लॉक्स देते हो या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स देते हो और बोलते हो कि इन्हें अरेंज करो हाइट के हिसाब से या फिर वेट के हिसाब से, तो बच्चा जो है वो
जो सबसे टॉल या सबसे लंबा जो ऑब्जेक्ट है वो पहला रखता है, फिर बाद में उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला। तो ऐसा एक सीरीज में वो बच्चा अरेंज करता है। तो द एबिलिटी टू ऑर्डर और अरेंज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एनी डायमेंशन, वो डायमेंशन हो सकता है लेंथ या फिर हाइट या वेट। तो ऐसे सीरीज में अरेंजमेंट करना सीरिएशन कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है। तो अगर आप कहीं पे भी सीरिएशन शब्द देखते हो तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सीरिएशन का मतलब अरेंजमेंट इन सीरीज है। नसीमा, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay। यानी कि नसीमा के पास एक क्ले का बॉल है और उससे वो एक स्नेक जैसा ऑब्जेक्ट बनाती है उसको रोल करके। तो अब वो सोच रही है कि ये करने से क्ले का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गया है, दैट इज़ मोर क्ले बन गया है। तो जॉन पियाजे के थियरी के अनुसार इसके पीछे क्या रीजनिंग है, राइट? इसके ऐसे सोचने के पीछे क्या रीजनिंग है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेंट्रेशन। तो सेंट्रेशन के बारे में समझने के लिए आप एक चीज़ को याद रख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, राइट, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या बुलाया जाता है? आप बोलते हो कि ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है, तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं। तो ये सेल्फ सेंटर्ड यानी सेंट्रेशन जो है वो एक टेंडेंसी होता है कि सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो अब इस सिचुएशन में नसीमा जो है वो सिर्फ लेंथ के बारे में सोच रही है, यानी कि पहले जो वो क्ले बॉल था उसका लेंथ इतना था, अब उसको स्नेक की तरह एक लंबा ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका लेंथ जो है इतना बन गया है। तो सिर्फ लेंथ बढ़ा है, राइट, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा है। लेकिन फिर भी नसीमा जो है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच रही है, वो सिर्फ लेंथ के बारे में सोच रही है और वो ये सोच रही है कि ऐसे रोल करने से क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। तो द टेंडेंसी टू थिंक अबाउट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम और ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इज कॉल्ड सेंट्रेशन। यानी सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचना जो है उसे सेंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेंट्रेशन। लेव वाइगॉट्स्की ऑफर्ड ए थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि लेव वाइगॉट्स्की का जो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो इनमें से कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको लेव वाइगॉट्स्की का नाम दिखाई देता है तो आप उसे ऑटोमेटिकली सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से एसोसिएट कर दीजिएगा, क्योंकि लेव वाइगॉट्स्की का जो थियरी है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। तो ये करेक्ट आंसर है। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो में इन डिटेल कवर करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है लेव वाइगॉट्स्की हमेशा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से कनेक्टेड होता है। Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe the child's act of speaking to herself? यानी कि अगर आप छोटे बच्चों को देखते हैं जब वो अकेले भी जब बैठ के कुछ खेल रहे हैं तो वो खुद अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो ये अपने आप से बातें करने को क्या बोला जाता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब स्पीकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ यानी खुद से बातें करना जो है उसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चन पेपर में। तो ये खुद से बातें करने का जो प्रोसेस है उसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि इनमें से कौन सा एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कैरेक्टरिस्टिक है। अब पहला है फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब है जैसे कि अगर आप बच्चों को एक असाइनमेंट देते हो, कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम देते हो और बोलते हो कि इन्हें तब तक रिपीट करते रहो जब तक आपको करेक्ट आंसर मिल ना जाए और करेक्ट आंसर आपको याद रहना चाहिए, जो प्रोसेस है वो याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है वो ऑलमोस्ट रट्टा मारना जैसा हो गया। तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही पुराना टेक्निक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, यानी कि अगर आप बच्चों को उनके एबिलिटी के बेसिस पे सेग्रीगेट कर रहे हो, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे परफॉर्म करते हैं तो उनको एक अलग ग्रुप बना दिया, जो बच्चे मैथ्स में वीक है उनको अलग ग्रुप बना दिया। तो ऐसे अगर आप सेग्रीगेट करते हो बच्चों को क्लासरूम में तो ये डेफिनेटली प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, ये रिग्रेसिव है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता।
और लास्ट वाला है यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अगर आप बच्चों को बहला फुसला कर या फिर पनिशमेंट यानी कि डरा कर अगर आप कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, अगर बोलते हो कि अगर आप ये सारा सीख लोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर अगर तुम नहीं सीखते तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तो ऐसे अगर बहला फुसला कर या फिर डरा कर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव नहीं है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगर बच्चे क्लासरूम में एक दूसरे से कोलैबोरेट करके कुछ सीख रहे हैं, टीचर से कोलैबोरेट कर से कुछ सीख रहे हैं, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि मिलजुल कर सीखना जो है वो डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो करेक्ट आंसर है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ए चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर्स, यानी कि एक बच्चा है जो दूसरे लोगों के इंटेंशंस और उनके डिज़ायर्स जो है, उनके इच्छाएं जो है, उनके बारे में ये बहुत ही आसानी से समझ पा रहा है। तो ऐसे एबिलिटी को क्या कहा जाता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस आप इजीली स्पेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है क्या इस स्पेस में फिट होता है, राइट, या फिर एक एम्प्टी स्पेस को देख के वो बता सकता है कि ये कितना जगह है यहाँ पे, तो ऐसे स्पेस या फिर जियोमेट्रिकल जो इंटेलिजेंस है उसे बोलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे स्पेशल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। और तीसरा ऑप्शन है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर एक व्यक्ति या फिर एक बच्चा जो है वो खुद अपने आप के डिज़ायर्स और इंटेंशंस के बारे में वो समझ पाता है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको खुशी क्यों हो रही है, तो उसके अपने आप के इमोशंस के बारे में वो समझ पाता है, तो उसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। लास्ट वाला है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो नेचर से कनेक्टेड होता है, यानी कि बच्चा जो है अगर वो नेचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में वो एक इंटेलिजेंस रखता है तो उसे बोलता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी नहीं है यहाँ पे। अब एक ही ऑप्शन बचा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में या फिर इंटर पर्सन्स, राइट। अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो उसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो दूसरे लोगों के इंटेंशंस के बारे में और डिज़ायर्स के बारे में, उनके सोच के बारे में, उनके इच्छाओं के बारे में वो समझ रहा है, इंटर पर्सन्स। देयरफॉर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Which of the following statements is proposed in the National Education Policy of 2020? यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 में प्रपोज किए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी कि अगर बच्चे को उसके मदर टंग में सिखाया जाता है तो वो एडवांस्ड एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख पाता। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि चाइना में जो है लोगों को चाइनीज़ में सिखाया जाता है तो वो अलग अलग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सीख पा रहे हैं, और जापान में जो है हमेशा स्टूडेंट्स को जापानीज़ में सिखाया जाता है तो वो भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल एडवांसमेंट्स हैं वो सीख पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे को उसके मदर टंग में सिखाया जाता है तो उसका कोई डेट्रीमेंटल या फिर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट, स्कूल शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ये गलत है, क्योंकि हर बच्चे को जो है उसके मदर टंग पहले सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और यही जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलता है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि स्कूल शुड एनकरेज टू चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, तो ये गलत है। नेक्स्ट, मल्टीलिंग्विलिज्म, यानी कि बच्चे को अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं तो उसके ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स, यानी कि बहुत सारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स, बहुत सारा बेनिफिट्स होते हैं बच्चे को। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कंफर्म भी किया गया है रिसर्च के द्वारा कि बच्चे को अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सिखाया जाता है तो उसका इंटेलिजेंस एक्चुअली बढ़ता है। तो मल्टीलिंग्विलिज्म यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है बच्चों को। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और लास्ट वाला है बाइलिंगुअल अप्रोच कन्फ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। ये गलत है, क्योंकि जो भी अगर हम सिलेबस देख रहे हैं तो सिलेबस में एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि इंग्लिश होता है, फिर हिंदी होता है और एक लोकल लैंग्वेज भी होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि बाइलिंगुअल यानी कि
एक से ज़्यादा अगर लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और इससे लर्निंग ठीक से नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मल्टीलिंग्वलिज्म, यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना जो है उसके बहुत सारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। जेंडर रोल्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जेंडर रोल्स जो है वो इनमें से कैसे बच्चे सीखते हैं। राइट, अब ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि ये जेंडर रोल्स होते क्या है। जेंडर रोल्स वो रोल्स होते हैं जो, या फिर एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो जेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि अगर आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि एक लड़की जो है वो किचन में हेल्प करेगी और घरेलू काम में मदद करेगी, तो ये जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशन हो गया और वो जेंडर बेस्ड रोल हो गया। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि लड़का ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे टाइप ऑफ गेम्स खेलेगा या फिर बिजनेस में हाथ बटाएगा, तो ये भी एक जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशन हो गया, यानी कि ये एक जेंडर बेस्ड रोल का एक्सपेक्टेशन है। तो ये कैसे बच्चे ये जेंडर रोल्स को सीखते हैं। अब क्या ये इनेट बिहेवियर है, यानी कि क्या बच्चे ऐसे बिहेवियर को लेके पैदा होते हैं। अब क्या जब लड़की पैदा होती है तो क्या उसको एक इनेट बिहेवियर है कि वो थोड़ा बड़ा होने के बाद कुकिंग सीखेगी? नहीं, ऐसा तो कोई इनेट बिहेवियर नहीं होता, तो ये गलत आंसर है। क्या ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है जिनसे उनको कुकिंग में मदद मिल जाएगी? तो नहीं, ये कोई बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। और क्या ये जेनेटिकली भी डिटर्मिंड है, यानी कि क्या ये जीन्स या फिर डीएनए में लिखा है कि हाँ बड़ा होकर गर्ल्स को कुकिंग सीखना पड़ेगा? तो ये भी गलत आंसर है, जेनेटिकली डिटर्मिंड नहीं है। तो ये जेंडर रोल्स जो है वो लर्नड बिहेवियर होता है, यानी कि जो लड़की के फैमिली है या फिर जो उनके रिलेटिव्स है, अगर वो कॉन्स्टेंटली लड़की को ये बताते रहते हैं कि हाँ अभी तुम्हें कुकिंग सीखना है, हाँ तुम्हें अभी घरेलू काम में हाथ बटाना है, तो वही वो लड़की सीखेगी। अगर आप लड़कों को कॉन्स्टेंटली बताओगे कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे गेम्स खेलने हैं और ऐसा तुम्हें बिजनेस में हाथ बटाना है, बड़ा होकर तुम्हें ऐसा काम करना है, तो वो जो रोल्स है, वो जो एक्सपेक्टेशन है, वही तो बच्चे सीखेंगे। तो ये जेंडर रोल्स जो है वो लर्नड बिहेवियर है, वो सीखते हैं बच्चे। राइट, तो इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि ये ऐसा क्यों है कि लड़कियों को बार्बी डॉल्स के साथ खेलना पसंद है या फिर ये किचन सेट के साथ खेलना पसंद है, और ऐसा क्यों है कि लड़कों को गन्स और कार्स के साथ खेलना पसंद होता है। अब ये लर्नड बिहेवियर होता है, क्योंकि बचपन से अगर लड़कों को सिर्फ आप इस तरह के गन्स या कार की तरह टॉयस अगर आप दिला रहे हो, अगर आप लड़कियों को सिर्फ बार्बी डॉल्स और किचन सेट्स दिला रहे हो, तो जो बच्चे हैं वो इसी तरह से टॉयस से खेलना एक रोल बना लेते हैं, इसी तरह के टॉयस को पसंद करते हैं। तो ये जो है ये सिखाया जाता है। तो ये जेंडर रोल्स जो है वो लर्नड बिहेवियर है। अगर आप लड़कियों को जब वो छोटे हैं, अगर उनको गन्स और कार्स जैसे टॉयज़ दोगे तो उन्हें वैसे ही टॉयज़ पसंद आएंगे। अगर आप लड़कों को किचन सेट और बार्बी डॉल्स जैसे टॉयज़ दोगे तो वो ऐसे ही टॉयज़ के साथ खेलना सीख लेंगे। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां इस तरह के टॉयज़ से खेलें और लड़के इस तरह से टॉयज़ से खेलें, वो सिर्फ सिखाया जाता है बच्चों को। तो जेंडर रोल्स जो है वो लर्नड बिहेवियर होता है। The primary goal of continuous and comprehensive evaluation is which of the following, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का प्राइमरी गोल, मेन पर्पस क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अब इसको आंसर करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन किस लिए किया जाता है। कोई भी एवेल्यूएशन किस लिए किया जाता है? अब एवेल्यूएशन जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि आप को पता चले कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। राइट, तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन जो है वो एक टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, और टीचिंग एंड लर्निंग का मेन पर्पस क्या है? वो है बच्चों को सिखाना। तो जब आप कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन करते हो, यानी कि बच्चों को लेसन के दौरान उनको असेस करते हो, लेसन के बाद में असेस करते हो, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फिर एनुअल बेसिस पे उनको असेस करते हो, तो इसका मेन रीज़न या मेन पर्पज़ ये है कि आपको पता चले, यानी टीचर को पता चले कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं। राइट, और जो उनको सिखाने की कोशिश किया जा रहा है क्या वो ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो अगर आपको पता चलता है कि हाँ बच्चे सब कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो सही तरह से चल रहा है।
अगर आपको असेसमेंट के बाद पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या सिखा रहे हो उनको, तो आप करिकुलम को मॉडिफाई कर सकते हो और बच्चों को अलग तरह से सिखा सकते हो ताकि उनको जो नॉलेज आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो वो उनके समझ में आए। यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन का मेन पर्पज़ ये है कि आप असेस कर पाओ कि जो आप बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या बच्चे वो सीख पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो करिकुलम को आप मॉडिफाई कर सकते हो और पेडागोजी को भी आप मॉडिफाई करके अलग तरह से सिखा सकते हो। तो ये मेन पर्पस हो गया। तो ये करेक्ट आंसर है। अब अगर बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला है टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विथ वन अनदर। हाँ, इवैल्यूएशन के बाद आप स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हो क्योंकि उनके तो मार्क्स निकलते हैं, तो मार्क के बेसिस पे आप स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये इवैल्यूएशन का प्राइमरी पर्पज़ या मेन पर्पज़ नहीं है। इसी तरह से असाइनिंग रैंक्स ये भी इवैल्यूएशन के बाद हो जाता है, लेकिन ये मेन पर्पज़ नहीं है। और डिक्लेयरिंग स्टूडेंट्स आर एज पास एंड फेल, अब ये भी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन का मेन पर्पज़ नहीं है। ये तीनों जो है वो एवेल्यूशन के बाद हो जाते हैं, लेकिन ये उसका मेन पर्पज़ नहीं है। मेन पर्पज़ टू असेस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई करिकुलम एंड पेडागोजी होता है। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर आवर क्लास, व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। यानी कि एक असेसमेंट मेथड यानी कि एक एवेल्यूएशन मेथड को चुनने से पहले टीचर को क्या क्या चीज़ें मन में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपको ये पहले अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये जो असेसमेंट है या फिर एवेल्यूएशन है उसका पर्पस सिर्फ लर्निंग को एवेल्यूएट करना या असेस करना नहीं होता, ये टीचिंग को असेस करने का भी एक मेथड होता है, राइट। तो कोई भी असेसमेंट मेथड या फिर एवेल्यूएशन मेथड जो है वो लर्निंग एंड टीचिंग दोनों को एवेल्यूएट करना चाहिए। अब पहला स्टेटमेंट है हु इज़ गोइंग टू यूज़ द रिजल्ट्स बिसाइड मी। अब कोई भी असेसमेंट मेथड डिसाइड करने से पहले आपको पता ये रहना चाहिए कि ये असेसमेंट के रिजल्ट्स किस तरह से यूज़ किए जाएंगे, कौन यूज़ कर रहा है, क्या ये सिर्फ टीचर यूज़ कर रही है या फिर स्कूल यूज़ कर रहा है, कोई बाहर वाला भी यूज़ कर रहा है। तो जो भी असेसमेंट मेथड है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये रिजल्ट्स किस लिए यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट वाला है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द लर्निंग कर्व्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। यानी कि को जो भी असेसमेंट मेथड या फिर एवेल्यूएशन मेथड आप यूज़ करोगे वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को असेस करना चाहिए, क्योंकि आप पूरा क्लास को तो असेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको ये असेसमेंट या फिर एवेल्यूएशन से ये पता चलना चाहिए कि ये हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली क्या वो स्टूडेंट सीख पा रहा है, समझ पा रहा है जो क्या क्लास में सिखाया जा रहा है। तो ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को उनका लर्निंग कर्व को असेस करने के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है वो टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी। यानी कि टीचर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से असेसमेंट मेथड या फिर एवेल्यूएशन मेथड से उसके खुद का जो पेडागोजी यानी जो उसका टीचिंग स्टाइल है उसको कैसे वो एवेल्यूएट कर सकती है। यानी कि ऐसे असेसमेंट मेथड यूज़ करने से क्या वो टीचर को पता चलेगा कि क्या उसका टीचिंग स्टाइल जो है वो करेक्ट है, अच्छा है, सही है, सूटेबल है या नहीं। तो ये भी टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। अब लास्ट वाला है विच मेथड वुड हेल्प इन टू लेबल एंड सेग्रीगेट स्टूडेंट्स। तो ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कभी भी क्लास में आपको बच्चों को लेबल नहीं करना चाहिए कि ये बच्चे जो है वो स्मार्ट है, ये बच्चे डल है, या फिर ये बच्चे समझदार है, ये बच्चे थोड़े लेकिन डल है। तो ये लेबलिंग जो है वो एब्सोल्युटली डिस्करेज किया जाता है। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन, यानी कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स ले पा रहे हैं उनको एक ग्रुप में डाल देना, जो बच्चे कम मार्क्स ले रहे हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल देना। तो ऐसा सेग्रीगेशन जो है वो भी क्लास में नहीं करना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो है वो गलत स्टेटमेंट है, यानी कि करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3 है। तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में कीवर्ड है इंक्लूसिव, यानी इंक्लूड करना। इसका मतलब यह है कि बच्चे कोई भी बैकग्राउंड से हो, उनके एबिलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ कुछ भी हो, उन सबको एक ही तरह का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उन सबको एक ही तरह के स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उन सबको एक ही क्लासरूम में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो अब एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होना चाहिए। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चे कोई भी बैकग्राउंड से हो उनको किसी भी स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो EWS कोटा जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में बल्कि प्राइवेट स्कूल्स और एडेड स्कूल्स में भी एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट,
स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स, यानी कुछ बच्चों के कुछ डिसेबिलिटीज़ है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ या फिर मेंटल डिसेबिलिटीज़, तो उन्हें सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चों के कोई भी एबिलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ हो, उन सबको एक ही तरह का अपॉर्चुनिटी और एक ही तरह का क्लासरूम में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में उनको पढ़ाना, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ओनली इंग्लिश शुड बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एनसीएफ में भी बताया गया है कि अगर बच्चों को मदर टंग में सिखाया जाता है तो उनको जल्दी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, और बचपन में जो पहला एजुकेशन है वो मदर टंग में होना चाहिए और इंग्लिश भी एक पार्ट ऑफ द करिकुलम होना चाहिए। तो सिर्फ इंग्लिश सिखाना है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये गलत स्टेटमेंट है। अब लास्ट स्टेटमेंट है, ऑल चिल्ड्रन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है, क्योंकि बच्चों के एबिलिटीज़ या फिर उनके बैकग्राउंड या फिर उनके डिसेबिलिटीज़ कुछ भी हो, उन सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उनका हक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा एडिशनल प्रैक्टिस और थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। तो जब कोई भी टीचर एक क्लासरूम में कोई भी सब्जेक्ट सिखा रही है या सिखा रहा है, तो एक वैरायटी ऑफ वेज, यानी अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने होंगे वो सेम कॉन्टेक्स्ट या फिर कंटेंट को सिखाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो क्लासरूम में बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डाइवर्स नीड्स होते हैं उनके, यानी कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, उनको कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो टीचर को जो है अपना पेडागॉजी या फिर उसका जो लर्निंग या फिर टीचिंग जो टेक्निक है, टीचिंग जो स्टाइल है, वो चेंज करना पड़ता है ताकि अलग अलग बच्चों को सेम कॉन्सेप्ट या फिर सेम कंटेंट को सिखा पाए। तो असर्शन ए बोलता है कि वाइल टीचिंग ए टीचर शुड यूज ए वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कंटेंट और द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि टीचर को सिर्फ एक ही मेथड नहीं बल्कि अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्स नीड्स होते हैं उनके, यानी वो अलग अलग तरीके से सीख पाते हैं। तो टीचर को अपना पेडागॉजी या फिर टीचिंग स्टाइल जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि असर्शन ए करेक्ट है और रीज़न आर जो है वो भी करेक्ट है, और रीज़न आर असर्शन ए को सपोर्ट करता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि ए चाइल्ड इज़ फेसिंग रेगुलर डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, यानी उसे लिखने में, राइटिंग में तकलीफ हो रही है। शी इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग ए चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डिफ़िकल्टी इन राइटिंग इनमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता है, और इसका आंसर याद रखना भी बहुत आसान है, क्योंकि लेक्सिया जो है वो रीडिंग होता है, यानी कि डिसलेक्सिया डिफ़िकल्टी इन रीडिंग हो गया। ग्राफिया यानी ग्राफ बनाना यानी लिखना, तो डिसग्राफिया जो है वो डिफ़िकल्टी इन राइटिंग होता है। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, तो डिसकैलकुलिया जो है वो डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन या फिर डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स हो गया। और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है जहाँ पे बच्चे का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही कम रहता है, तो बच्चा किसी भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक फोकस या फिर अटेंशन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी इन राइटिंग आइडेंटिफाई करना है। तो ग्राफ या फिर ग्राफिया जो है वो राइटिंग होता है, तो डिसग्राफिया जो है वो डिफ़िकल्टी इन राइटिंग है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक क्लासरूम में अगर 100 बच्चे हैं तो टीचर को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे बच्चे एक ही तरह से सीख पाएंगे या फिर एक ही तरह से उनको असेस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं। तो एक क्लासरूम में अगर अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो टीचर को इनमें से कौन सा स्टेप्स यूज़ करना चाहिए। तो पहला है यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट, यानी कि अगर एक ही तरह का स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड या फिर पेडागॉजी यूज़ करती है टीचर,
या फिर एक ही तरह का यूनिफॉर्म असेसमेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, अलग अलग तरह से उनको असेस करना चाहिए। और नेक्स्ट वाला है यूज़ ए वैरायटी ऑफ पेडागॉजिकल अप्रोचेस एंड मीन्स ऑफ असेसमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है, क्योंकि टीचर अगर अलग अलग तरह के पेडागॉजिकल अप्रोचेस यूज़ करती है, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजीज, जैसे कि कुछ बच्चों को थियरी इजीली समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना पड़ता है, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, तो अलग अलग तरह के पेडागॉजिकल अप्रोचेस टीचर को यूज़ करना चाहिए। और अलग अलग तरह के असेसमेंट भी यूज़ करना चाहिए। कुछ बच्चों को थियोरेटिकल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो अलग अलग तरह के असेसमेंट भी यूज़ करना चाहिए क्लासरूम में, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और नेक्स्ट वाला है यूज़ यूनिफॉर्म पेडागॉजी टू एंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। फिर से यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म यानी एक ही तरह का पेडागॉजी यूज़ करते हैं तो इससे तो काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना, मेमोराइज करना। तो मेमोराइज करना या फिर रट्टा मारना जो है इसे डिस्करेज किया जाता है, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट है इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल। अब पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो सिर्फ एक तरह का असेसमेंट मेथोडोलॉजी है। अगर सिर्फ एक तरह के असेसमेंट मेथोडोलॉजी को आप इंक्रीज करोगे तो इससे तो कुछ बात नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है शायद पेपर पेंसिल टेस्ट में ठीक नहीं करेंगे, लेकिन उनको प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो वो शायद अच्छा कर पाते हैं। तो सिर्फ एक ही तरह का मेथोडोलॉजी अगर आप नंबर इंक्रीज करोगे तो ये गलत बात है। नेक्स्ट फोकस ऑन रिकॉल यानी मेमोराइजेशन या फिर रट्टा मारना, और अगर उस पर ही फोकस करोगे तो ये भी गलत बात है, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा है, यह हमें आइडेंटिफाई करना है। जब हम क्रिएटिव बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिव लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसके सोचने का ढंग ही अलग है, उसके काम करने का ढंग ही अलग है, राइट। सो ये अलग तरह से सोचने का जो एबिलिटी है उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि अगर सब एक ही तरह सोच रहे हैं, कन्वर्जेंट, तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अलग तरह से सोचते हैं, डाइवर्जेंट यानी अलग तरह से, डिफरेंट वेज। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिविटी का, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इम्पल्सिवनेस जो है वो सिर्फ एक टेंडेंसी होता है कि बिना सोचे समझे ठक से काम कर देना, वो इम्पल्सिवनेस, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्रिएटिविटी का नहीं है। नेक्स्ट सेंट्रेशन इन थॉट। सेंट्रेशन यानी सिर्फ एक ही बात पे फोकस करना, एक ही एट्रीब्यूट पे फोकस करना, तो सेंट्रेशन जो है वो फोकस का शायद कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी सब जैसे सोचते हैं उसी तरह, सिर्फ सबके तरह ही सोचना, कोई भी डिफरेंस नहीं, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक है। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो है वो इनमें से कौन से तरीकों से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। अब नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना यानी अगर बच्चों को आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन, जब बच्चे अपने सराउंडिंग्स को या फिर स्कूल में या फिर जो फील्ड ट्रिप्स है उसमें कुछ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो उन्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसके बारे में वो अंदर ही अंदर सोच के उसको नॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। प्ले, जब बच्चे खेलते हैं तो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, शायद वीडियो गेम्स खेलते हैं, कभी कभी अडल्ट्स के साथ भी खेलते हैं, तो जब खेलते हैं तो उन्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये गेम्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन और कैसे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे दूसरे लोगों के फीलिंग्स को समझना है, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है उसको वो दिमाग में ही प्रोसेस करके नॉलेज बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, तो ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंटेशन भी एक्सप्लोरेशन जैसा है, क्योंकि जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है और वो एक्सपीरियंस से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। जब बच्चे दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने फैमिली में, स्कूल में या फिर कम्युनिटी में, तो उससे भी उनको बहुत सारा सोशल और फिज़िकल
और साइंटिफिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उसके थ्रू भी वो कंस्ट्रक्शन करते हैं नॉलेज का अपने दिमाग में। सिमिलरली जब वो अडल्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसके थ्रू भी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। यानी कि सारे जो ऑप्शंस है 1, 2, 3 एंड 4 सारे करेक्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। To help children memorize phone numbers, a teacher suggested students to divide 10-digit phone numbers into 3 or 4 smaller units and then remember. This strategy suggested by the teacher is called what? यानी कि एक टीचर जो है वो बच्चों को फ़ोन नंबर्स याद रखने का एक इजी टेक्निक सिखा रही है। वो ये है कि अगर आपको एक 10 डिजिट का फ़ोन नंबर याद रखना है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लीजिएगा, 981, 789, 192 और 7। तो अब इन छोटे पीसेस को याद रखना इजी हो जाता है। ये टेक्निक जो है वो बड़े भी यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक जहाँ पे एक बड़े नंबर को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसको फिर याद रख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं चंकिंग। यानी ये छोटे छोटे चंक्स या फिर पीसेस में हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चंकिंग। Which of the following forms of learning should be emphasized most in schools? यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से लर्निंग फॉर्म को स्कूल्स में एम्फसाइज या फिर इंपॉर्टेंस देना चाहिए? पहला है एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। जैसे कि जब बच्चे अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे जो इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें से वो अलग अलग तरीके स्किल्स और अलग अलग तरीके का नॉलेज जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा घर में कंप्यूटर के साथ खेल रहा है तो वो धीरे धीरे से कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीख लेता है। तो ये इंटरैक्शन के थ्रू उसको नॉलेज और स्किल्स गेन हो रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रोट मेमोराइजेशन ऑफ द कंटेंट। रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना। तो रट्टा मारना जो है उसे डिस्करेज किया जाता है, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, पैसिव इमिटेशन ऑफ अदर्स। अगर बच्चा सिर्फ बड़ों को देख के कुछ इमिटेट कर रहा है, उसको समझ में आए या ना आए, सिर्फ बड़े जैसे कर रहे हैं वैसे ये भी उसको रिपीट कर रहा है, तो ये होता है इमिटेशन। अब इमिटेशन जो है उसे इनकरेज नहीं करना चाहिए, उसको एम्फोसिस नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एसोसिएशन। अब स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एसोसिएशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को बोलते हो अगर तुमने ये लेसन याद नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, राइट। तो बच्चा जो है वो स्टिमुलस के वजह से, राइट, वो डर के वजह से वो पूरा लेसन वो याद कर लेता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसे वो लेसन एक्चुअली समझ में आया है, राइट। तो अगर इसी तरह अगर बच्चों से आप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पूरा याद करवा देते हो, राइट, डरा के, तो बच्चे जो है वो शायद पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनको एक्चुअली समझ में आया कि ये टेबल्स क्या होते हैं, राइट। तो ऐसे कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एंड रोट मेमोराइजेशन या फिर पैसिव इमिटेशन जो है, इन चीज़ों को इनकरेज या फिर एम्फोसिस नहीं करना चाहिए। Which of the following set exemplify a social constructivist approach to facilitate reading among children? यानी कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है इसके बारे में एक और वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक सिखाता हूँ कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कोई एग्जाम्पल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से कनेक्टेड है या नहीं, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, राइट। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में सोशल यानी दूसरे लोगों के साथ जो क्लासरूम में या फिर फैमिली में उनके साथ अगर कोई भी सोशल इंटरेक्शन हो रहा है इस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, राइट, तो वो हो गया सोशल। और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि आप बच्चे को इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा दे रहे हो और बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि ये खुद उसके बारे में सोच के उसके दिमाग में ही वो उस इन्फॉर्मेशन को, डेटा को नॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहला हो गया सोशल इंटरेक्शन, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन, और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी वो इन्फॉर्मेशन या डेटा को लेके नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों जो है मौजूद है किसी एग्जाम्पल में, तो वो हो गया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब पहला स्टेटमेंट है सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे जो है
सलमा फ्लैश कार्ड्स यानी कार्ड्स जिसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं वो दिखा रही है बच्चों को, और बच्चे जो है उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक रिवॉर्ड भी है, यानी कि एक कैंडी। अगर बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं और बच्चे वो वर्ड्स को याद कर पा रहे हैं तो सलमा उन्हें एक कैंडी दे रही है रिवार्ड के तौर पे। तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वो बच्चे एक्चुअली उसको समझ रहे हैं कि वो कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ, वो सिर्फ वो वर्ड्स को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना, वो सिर्फ बच्चे वो फ्लैश कार्ड्स को देख रहे हैं और वो वर्ड्स को रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 गलत ऑप्शन है। तो जो भी आंसर चॉइसेस में 1 है तो वो भी गलत है, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बाकी स्टेटमेंट्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रमति हैज़ हर स्टूडेंट्स टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बुक्स टू रीड एंड दोज हु रीड द बुक आर मेड टू डिस्कस द बुक ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी बच्चे जो है वो एक बुक को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको नॉलेज या फिर डेटा मिल रहा है, और वो बुक को क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं। जब वो डिस्कस करते हैं तो उनका सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, अरुंधति एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉन्टेक्सचुअल मटेरियल टू हेल्प डिटरमिन द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों को एक वर्ड सिखाते हैं ऑस्ट्रिच, अगर मैं सिर्फ उनको ऑस्ट्रिच का स्पेलिंग सिखाता हूँ, राइट, तो वो स्पेलिंग याद कर लेते हैं। और मैं अगर कुछ बोलता हूँ कि ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड, तो वो शायद ये भी सोच सकते हैं कि वो जो कौवे जैसा बर्ड हो सकता है ऑस्ट्रिच, राइट। लेकिन ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत ही बड़ा बर्ड होता है। अगर मैं कॉन्टेक्सचुअल मटेरियल या फिर कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन को यूज़ करता हूँ, जैसे कि बच्चों को ऑस्ट्रिच के बारे में बताता हूँ, ऑस्ट्रिच का स्पेलिंग बताता हूँ, फिर बाद में ऑस्ट्रिच का एक वीडियो दिखाता हूँ, या फिर बच्चों को जू में ले जाके ऑस्ट्रिच रियल लाइफ में दिखाता हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे जो है वो इस इंफॉर्मेशन को लेके खुद अपने दिमाग में नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनका कॉन्टेक्सचुअल मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज भी मिल रहा है, वो बहुत सारे चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो खुद अपने दिमाग में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये भी हो गया एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जाम्पल। और लास्ट वन है, रेखा हैज़ अ स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दैट दे मिस आउट ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट 5 टाइम्स टू हेल्प रिमेंबर द वर्ड। यानी कि यहाँ पे पनिशमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। रेखा जो है वो ये बोल रही है कि अगर तुम लोग इसका स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखोगे तो इसे मैं तुम्हें 5 टाइम्स रिपीट करवाऊंगी। तो यहाँ पे पनिशमेंट का इस्तेमाल हो रहा है कुछ वर्ड को याद करने के लिए, राइट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों को एक्चुअली समझ में आया कि वो वर्ड क्या है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो सिर्फ 2 और 3 जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के एग्जाम्पल्स हैं। एज अ टीचर, हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन योर स्टूडेंट्स। यानी कि अगर आप अपने स्कूल के बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इंकरेज करना चाहते हो तो इनमें से कौन सा टेक्निक अच्छा है। पहला है जनरेटिंग फियर अमॉन्ग योर स्टूडेंट्स। अगर बच्चों को डर के वजह से कुछ सीखना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ वो डर के वजह से सीख रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने एक्चुअली वो सब्जेक्ट को या फिर उस कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, राइट। वो सिर्फ डर के वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर आप बच्चों में फियर इंड्यूस करोगे, तो अगर वो मैथ्स को देख के डर जाएंगे, प्रॉब्लम्स को देख कर डर जाएंगे, तो ये आगे जाके बहुत ही हार्मफुल होगा, राइट। तो जनरेटिंग फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स जो है वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग ए फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर बच्चों को एक फिक्स्ड वे यानी एक ही एक मेथडोलॉजी सिखाते हो और बच्चे को बोलते हो इसे याद कर लो, पूरा मेमोराइज कर लो, तो वो फिक्स्ड वे को अगर याद कर लेंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो प्रॉब्लम्स में कुछ चेंजेस हो गए तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एनकरेजिंग ए फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम जो है वो भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ एनालिसिस। ये करेक्ट आंसर है और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है, क्योंकि अगर बच्चे एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या अप्रोच यूज़ करना चाहिए, तो ये एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ एनालिसिस जो है उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ का जो है बढ़ोतरी होता है। अब लास्ट वाला है एम्फसाइजिंग द यूज़ ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन स्ट्रैटेजीज। पैसिव मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना। अब
अगर बच्चे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक रट्टा मारते हैं तो सिर्फ वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली समझ में कुछ नहीं आया है, सिर्फ याद है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके दिया जाता है एग्जामिनेशन में तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एम्फसाइजिंग यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन स्ट्रैटेजीज भी गलत ऑप्शन है। Which of the following will result in facilitation of meaningful learning in the classroom? यानी कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसके थ्रू मीनिंगफुल लर्निंग होता है क्लासरूम में, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है प्रोमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम। डीकॉन्टेक्चुलाइज्ड यानी कि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी कनेक्शन के। अब अगर कुछ डीकॉन्टेक्चुलाइज में आप सिखाते हो, डीकॉन्टेक्चुलाइज अप्रोच यूज़ करके, तो उससे मीनिंगफुल लर्निंग हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों को ऑस्ट्रिच के बारे में सिखा रहा हूँ क्लासरूम में, तो मैं बोलता हूँ कि ऑस्ट्रिच जो है वो एक बर्ड है, राइट। तो अब बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ऑस्ट्रिच जो है वो कौवे जैसा दिखता है या फिर एक स्पैरो जैसा दिखता है? तो अगर मैं उनको बोलता हूँ कि ऑस्ट्रिच एक बड़ा बर्ड है, तो क्या वो ये सोचेंगे कि ऑस्ट्रिच कौवे जैसा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा है, राइट। लेकिन अगर मैं उनको ठीक से समझाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, एक कनेक्शन देता हूँ कि ऑस्ट्रिच जो है वो एक बड़ा बर्ड है और वो एक्चुअली उड़ता नहीं है लेकिन बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, और अगर मैं उनको एक वीडियो दिखाता हूँ और उनको अपॉर्चुनिटी मिला तो एक जू में ले जाके ऑस्ट्रिच रियल लाइफ में दिखाता हूँ, तो ऐसे में अगर कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ तो वो उस सब्जेक्ट के बारे में, ऑस्ट्रिच के बारे में बेहतर सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो प्रोमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग जो है वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, क्योंकि सारा लर्निंग जो है वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, डीकॉन्टेक्चुअल नहीं। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट ए प्रॉब्लम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये करेक्ट आंसर भी है, क्योंकि अगर आप बच्चों को इनकरेज करते हो कि एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करें और अलग अलग टेक्निक्स वो यूज़ करें, तो आप बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंकरेज कर रहे हो, बच्चों का क्रिएटिविटी इंकरेज कर रहे हो, तो इससे जो है मीनिंगफुल लर्निंग होता है। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनकरेजिंग रोट लर्निंग। रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना डिस्करेज करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होता। नेक्स्ट, कॉपिंग आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अगर टीचर आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है तो बच्चे उसको अगर कॉपी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको एक्चुअली समझ में आ रहा है, वो सिर्फ आंसर को कॉपी कर रहे हैं, तो इससे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो सकता। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश when they attribute internal factors to explain their success at a task। यानी कि अगर बच्चों को कुछ एक टास्क देते हो और वो खुद अपने इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू उस टास्क में वो सक्सेस पाते हैं, तो उनको कौन सा इमोशन फील होता है। अगर आपने छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, अगर उनको एक पजल देते हो और वो खुद बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के मदद के अगर वो पजल को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं और आके बोलते हैं ये मैंने खुद अपने आप सॉल्व किया, मैंने किसी की मदद नहीं ली, मैंने इतनी जल्दी ये सॉल्व कर लिया, राइट। तो जो इमोशन उनको फील हो रहा है वो है प्राइड। उनको शेम नहीं लग रहा है, उनको एंगर नहीं लग रहा है, उनको एंग्जाइटी भी नहीं लग रहा है। तो प्राइड है वो इमोशन या फीलिंग। अगर बच्चे खुद इंटरनल फैक्टर से कुछ टास्क में वो सक्सेस पाते हैं तो उन्हें बहुत प्राइड फील होता है। तो ये करेक्ट आंसर है। At primary level of education, use of multi-sensory approach should be encouraged because of which of the following। यानी प्राइमरी लेवल एजुकेशन में मल्टी सेंसरी अप्रोच को encourage करना चाहिए। वो किस वजह से? मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है क्लासरूम में नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसे बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। जैसे कि अगर बच्चा कुछ देख रहा है, वो सुन पा रहा है और उसको स्मेल कर पा रहा है और उसको टच एंड फील करता है, तो ऐसे मल्टीपल सेंसेस को अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग होता है उस सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि अगर मैं आपको बर्ड्स के बारे में सिखा रहा हूँ, तो अगर आप बर्ड का पिक्चर देखते हो, राइट, और बर्ड का जो कॉल है, जो वो साउंड करता है, वो आप सुन पाते हो, और अगर जू में वो बर्ड्स को टच या फील करके भी आप देख सकते हो, तो आपको मल्टीपल सेंसेस का यूज़ हो रहा है और आप उस सब्जेक्ट के बारे में बेहतर सीख सकते हो। यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच से जो है लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये करेक्ट आंसर है।
इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टन स्टूडेंट्स फ्रॉम एजुकेशन। आप मल्टी सेंसरी अप्रोच से स्टूडेंट्स को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो, तो ये बहुत ही गलत और मीनिंगलेस सेंटेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट, इट सेव्स ए लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ द टीचर। ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि अगर टीचर को सिर्फ एक बुक पढ़ के बच्चों को सुनाना है तो फटाफट काम हो जाता है, लेकिन ये मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करने से टीचर को पहले वो बर्ड्स का पिक्चर दिखाना पड़ेगा, उसके साउंड्स को प्ले करवाना पड़ेगा, और शायद उसको एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जू के लिए, ताकि बच्चे जाके खुद अपने आंखों से देख सके कि ऑस्ट्रिच क्या होता है या फिर बर्ड क्या होता है। तो ऐसे मल्टी सेंसरी अप्रोच से जो है टाइम ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, उससे कोई टाइम का सेविंग नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। लास्ट वाला है, इट यील्ड्स टू डॉसिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। डॉसिलिटी यानी बच्चे जो भी टीचर बोल रही है वो सुन के चुप रहेंगे टाइप्स। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर बच्चों को आप मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो बच्चों में ज़्यादा डाउट्स आएंगे, उनके ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो वो टीचर को भी क्वेश्चन करेंगे, आपने तो ऐसा बोला था लेकिन ये बर्ड ऐसा है। तो ऐसे बहुत ही क्रॉस क्वेश्चनिंग और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ऐसे डॉसिलिटी जो है वो मल्टी सेंसरी अप्रोच से नहीं बढ़ता, देयरफॉर डॉसिलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि प्राइमरी लेवल में मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करने से लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। Children often form alternative conceptions and misconceptions about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context? इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्कूल में बच्चों को टीचर ये समझाती है, ये बताती है कि शार्क्स जो है वो बहुत ही डेंजरस मछली होते हैं, वो कभी कभी लोगों को अटैक करके खाते हैं, और शार्क्स जो है वो सी वाटर में या फिर सी में रहते हैं। अब कल वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बीच में टहलने के लिए जाता है, और वो पानी में उतरने के लिए बहुत ही डरता है, वो पानी में पाँव भी नहीं रखना चाहता। वो क्यों? क्योंकि उसे ये याद आ जाता है कि हाँ, टीचर ने बताया था कि शार्क्स जो है बहुत ही डेंजरस फिश होते हैं, और शार्क्स सी में रहते हैं, और क्योंकि ये सी है तो यहाँ पे शायद शार्क आ जाएगा, अगर मैंने पानी में पाँव रखा तो शार्क आके मुझे अटैक करेगा। तो बच्चे ने वो जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसको मिले हैं, उसके थ्रू उसने कुछ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस और मिसकॉन्सेप्शंस अपने दिमाग में बना लिया है। तो अब इस अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस और मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट है कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म बाय द स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय द टीचर। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस और मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो नेचुरली बच्चे के दिमाग में बन जाते हैं। जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उसे मिला है उसके थ्रू वो अपने आप इन नॉलेज को या मिसकॉन्सेप्शन को डेवलप कर लेता है। तो इसे टीचर डेफिनेटली डिस्करेज नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चा शायद एक्सप्रेस करने से डिस्करेज कर सकते हो, बच्चे को बोल सकते हो कि इसके बारे में कुछ बात मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं बना है, राइट। तो शुड बी डिस्करेज बाय द टीचर, ये गलत है क्योंकि ये इम्पॉसिबल भी है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस इज वेरी नेचुरल इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। ये करेक्ट है, क्योंकि अगर आप अडल्ट्स को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दोगे तो उनके दिमाग में भी कुछ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस और मिसकॉन्सेप्शंस बन जाते हैं। तो ये चिल्ड्रन में भी होता है और अडल्ट्स में भी होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ए टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड to these alternative conceptions and misconceptions as they are significant process in teaching and learning। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चों को जब आप लिमिटेड अमाउंट में थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते जाते हो तो वो कुछ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स और मिसकॉन्सेप्शंस अपने दिमाग में बना लेते हैं, क्योंकि जब आइडियाज़ उसके दिमाग में नॉलेज के तरह डेवलप हो रहे हैं तो कभी कभी जो है तो थोड़े गलत आइडियाज़ भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक टीचिंग एंड लर्निंग का नेचुरल प्रोसेस का एक हिस्सा है, राइट। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट वाला है कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज बेसलेस। यानी कि अगर आप ठीक से देखते हो तो बच्चा क्या सोच रहा है कि हाँ, टीचर ने मुझे बताया कि शार्क जो है वो सी में रहता है, तो ये सी है तो यहाँ पे शार्क होना चाहिए। तो ये बच्चे का एक इंट्यूटिव आइडिया है, राइट। उसने ये जो लिमिटेड उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके उसने एक मिसकॉन्सेप्शन बना लिया है। ये कम्प्लीटली बेसलेस नहीं है, कम्प्लीटली गलत नहीं है। हाँ, उसके पीछे कुछ और रीजंस हो सकते हैं कि यहाँ पे शार्क क्यों नहीं है, लेकिन बच्चे का सोच जो है वो सही डायरेक्शन में है, वो बेसलेस नहीं है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सिर्फ जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, और क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है।
इनमें से कौन सा व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन करता है कि अगर बच्चों को आप इंसेंटिव्स या फिर रिवॉर्ड्स दोगे तो उनको लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो अगर आप अपने क्लास के बच्चों को कुछ इंसेंटिव्स या फिर कुछ रिवॉर्ड्स दे रहे हो, जैसे कि अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा या फिर तुम्हें कोई और इंसेंटिव दूंगा, तो ये इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स के थ्रू आप बच्चों का बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो द बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स द टैंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स विल मोटिवेट स्टूडेंट्स। तो ये इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स के थ्रू आप बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर के 30 CDP क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स या डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और हम उन्हें आंसर कर देंगे। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आपके दोस्त भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। और मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।